हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप अरोरा और आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमें सपने क्यों दिखाई देते हैं, या जो सपने में दिखाई देते हैं उनके मतलब क्या होते हैं, उनके पीछे क्या उद्देश्य होते हैं? या कभी आपने सोचा कि मनुष्य असामान्य व्यवहार क्यों करता है और वो असामान्य व्यवहार कभी कभी ठीक कैसे हो जाता है? या कभी आपने देखा होगा कि गांव में या शहरों में कई लड़कियों को दौरे पड़ते हैं जिसको कहा जाता है हिस्टीरिया। जब उन लड़कियों की शादी हो जाती है, बड़े लोग कहते थे भाई शादी कर दो, और उनका हिस्टीरिया ठीक हो जाता था, यानी दौरे पड़ने कम या खत्म हो जाते थे। या कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है, लेकिन उसका कारण कोई शारीरिक नहीं होता, ठीक, उसका कारण कुछ मानसिक बताते हैं डॉक्टर, और आप सोचते हैं कि हाथ पैरों में दर्द का कारण मानसिक कैसे हो सकता है। तो इन्हीं सब अनबुझे सवालों को जानने का प्रयास एक ऐसे मनोवैज्ञानिक ने किया था, एक ऐसे न्यूरो फिजिशियन ने किया था जो इतिहास में अपना नाम अमर कर गया। और इस व्यक्ति का नाम था सिगमंड फ्राइड। क्या नाम था? सिगमंड फ्राइड। और इन्होंने मानसिक रोगियों के निदान और उपचार के लिए जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, उस सिद्धांत को कहा गया मनोविश्लेषणवाद, या इंग्लिश में इसको हम कहते हैं साइको एनालिसिस मेथड। यानी सिगमंड फ्राइड जो विनस यानी ऑस्ट्रिया में चिकित्सक थे, न्यूरोफिजिशियन थे, मनोवैज्ञानिक भी थे, और ये एबनॉर्मल व्यवहार की व्याख्या वर्णन करते थे, उसको ठीक भी करते थे। और मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिसिस मेथड ये सिगमंड फ्राइड ने दिया, और इसको हम व्यक्तित्व का पहला व्यवस्थित सिद्धांत भी कह सकते हैं। यानी पर्सनैलिटी की पहली वेल अरेंजमेंट वाली थ्योरी सिगमंड फ्राइड ने दी, यानी व्यक्तित्व का पहला व्यवस्थित सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया। और इन्होंने मानसिक रोगों के निदान और उपचार की एक विधि दी जिसको हम मनोविश्लेषणवाद के नाम से जानते हैं। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया विनस के एक चिकित्सक थे, मनोवैज्ञानिक थे, और 8 भाषाओं के ज्ञाता भी थे। ये बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज थे, और इन्होंने बाद में जाके एमडी की डिग्री ली, और इन्होंने मनुष्य के उस मन के उस तहखाने में जाने का प्रयास किया जिसमें जाने का प्रयास इससे पहले किसी ने नहीं किया था। तो इनका इनका जो सिद्धांत है उसको मनोविश्लेषणवाद कहा जाता है। अब जो मनोविश्लेषणवाद ने चिकित्सा जगत से लेकर मनोविज्ञान के जगत में पूरा एक धमाका किया था, और इनके समर्थक जो इस वाद को मानते थे उनका नाम था एल्फ्रेड एडलर, कार्ल जूंग, और इनकी लड़की थी अन्ना फ्राइड। ये प्रमुख थे। अब इन्होंने किया क्या था सिगमंड फ्राइड ने? सिगमंड फ्राइड ने मानसिक रोगों के निदान और उपचार करते हुए मन के 3 कोने बताए। इन्होंने कहा कि मन में 3 कमरे होते हैं। एक तो होता है चेतन, एक होता है अर्धचेतन, और एक होता है चेतन अचेतन। यानी चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ये जो अचेतन था ये बहुत अंदर होता है। ऐसे समझिए एक मकान है, मन हमारा एक मकान है, और उस मकान का एक तहखाना है, और वह तहखाना है अचेतन मन। तो इस प्रकार से इन्होंने अचेतन पर बहुत अधिक बल दिया। इसलिए सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को डेप्थ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। डेप्थ साइकोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अचेतन होता है वो हमारे मन का एक तहखाना है, हमारे मन की एक गुफा है, हमारे मन का एक गुप्त कमरा है। तो इन्होंने क्या किया, इनकी साइकोलॉजी को डेप्थ साइकोलॉजी कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न ये सीधा ऐसे ही पूछ लेते हैं कि डेप्थ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, तो मनोविश्लेषणवाद को ही डेप्थ साइकोलॉजी कहा जाता है। एक्चुअली उन्होंने डेप्थ साइकोलॉजी इसलिए कहा क्योंकि इनका पूरा सिद्धांत अचेतन के इर्द गिर्द घूमता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो हमारा मन है वो एक आइसबर्ग की तरह है। आइसबर्ग यानी समुद्र में तैरते हुए हिमखंड की तरह हमारा मन है। तो इन्होंने मन की व्याख्या करते हुए मन की तुलना आइसबर्ग या हिमखंड से की, और इन्होंने कहा जिस प्रकार आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग कैसा होता है? एक्चुअली यहां देखिए आप, आइसबर्ग एक ऐसा होता है जिसका अधिकांश जो हिस्सा होता है समुद्र में होता है, और बहुत कम हिस्सा जो होता है वो बाहर होता है।
ऐसे ही मनुष्य का मन होता है। मनुष्य के मन का अधिकांश हिस्सा अचेतन में होता है। जिस प्रकार से एक आइसबर्ग है, आइसबर्ग का 7/8 यानी 7/8 भाग अचेतन में होगा और उसके ऊपर का बहुत कम भाग यानी 1/8 भाग चेतन में होगा। चेतन वो जो हमें दिखाई देता है और हम उसको देख सकते हैं, और जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम चेतन में करते हैं। लेकिन ये कहते थे कि चेतन में किए गए कार्य के प्रति अचेतन जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने व्यक्तित्व संरचना की, जब इन्होंने पर्सनालिटी कंपोनेंट के बताए तो इन्होंने 3 घटक बताए। कौन कौन से? एक तो इड, दूसरा ईगो और तीसरा इन्होंने बताया सुपर ईगो। तो सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना के 3 कंपोनेंट्स बताए, पहला इड, एक ईगो और तीसरा सुपर ईगो। अब हम इन्हें तीनों को समझना पड़ेगा कि इड क्या होता है, ईगो क्या होता है और सुपर ईगो क्या होता है, और ये तीनों किस प्रकार से हमारे व्यक्तित्व को व्यवस्थित करने में योगदान देते हैं। तो सबसे पहले आता है इड, आईडी इड। इड जो होता है ये अचेतन में कार्यरत होता है, और सिगमंड फ्राइड का पूरा सिद्धांत अचेतन मन पर ही केंद्रित है। तो इन्होंने कहा जो इड होता है वो अचेतन में कार्यरत होता है, और इड में हमारी जन्मजात और जो नैसर्गिक इच्छाएं होती हैं वो संग्रहित होती है, और इसमें दमित और नैसर्गिक इच्छाएं, मूल प्रवृत्तियां, ये इन सबका संचयन मनुष्य कर लेता है। ये इड मनो ऊर्जा का सूचक होता है, और साथ साथ ये आनंद के नियम पर आधारित होता है। ये तुरंत संतुष्टि चाहता है, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन ये चाहता है। तो इड की क्या क्या बात बताई मैंने कि इड अचेतन में कार्यरत होता है, इड जन्मजात मूल प्रवृत्तियों और नैसर्गिक इच्छाओं के संग्रह से संबंधित होता है, इड मनो ऊर्जा का सूचक होता है, और इड अचेतन में कार्यरत होने के कारण तुरंत संतुष्टि चाहता है, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन चाहता है, और ये आनंद के नियम द्वारा, प्लेजर, लॉ ऑफ प्लेजर के द्वारा संचालित होता है। उसके बाद आता है दूसरा ईगो। ईगो इड के विपरीत चेतन में कार्यरत होता है। इड तो होता था अचेतन में कार्यरत, ईगो चेतन, इड के विपरीत चेतन में कार्यरत होता है। ईगो बुद्धि, इच्छा एवं तर्क शक्ति युक्त होता है। ईगो में बुद्धि, इच्छा और तर्क शक्ति तीनों का समाहित होती है तीनों, और ईगो हमेशा समाजन हेतु प्रेरित करता है। मनुष्य को उसके वातावरण के मध्य समाजन हेतु ईगो प्रेरित करता है, और यहीं से सिगमंड फ्राइड ने डिफेंस मैकेनिज्म दिया। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है पढ़ेंगे इससे आगे। डिफेंस मैकेनिज्म वो अप्रत्यक्ष विधियां होती हैं जो हमें मनुष्य को उसके और वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में योगदान देती है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिया, तो डिफेंस मैकेनिज्म भी सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से निकला, और इसको सिगमंड फ्राइड ने ही दिया है। तो ये क्या आ गया है, एक कंसेप्ट आ गया यहाँ पास, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म ये भी सिगमंड फ्राइड की देन है। उसके बाद आता है तीसरा कंपोनेंट व्यक्तित्व का, सुपर ईगो। पहले इड, उसके बाद ईगो, फिर सुपर ईगो। सुपर ईगो समाज स्वीकृत नियमों के पालन पर बल देता है कि सोसाइटी में जिन नियमों को स्वीकृति मिली है, जो नियम समाज द्वारा स्वीकृत है, उसके पालन पर बल देता है सुपर ईगो। यानी ये नैतिक आचरण का समर्थन करता है और मनुष्य को अनैतिक कार्य करने से रोकता है, बुरे आचरण का विरोध करता है। तो 3 चीजें थी, इड, ईगो और सुपर ईगो। अगर इन तीनों के मध्य संतुलन है तो आदमी का जो व्यक्तित्व होगा, मनुष्य का जो व्यक्तित्व होगा, वो सुसमाजित होगा, वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी होगी। क्या बात बताई मैंने बताया कि अगर इड, ईगो और सुपर ईगो इन तीनों के मध्य संतुलन है तो सुसमाजित व्यक्तित्व होगा, और अगर इड, ईगो, सुपर ईगो इन तीनों के बीच असंतुलन है तो वो कुसमाजित व्यक्तित्व होगा। तो व्यक्तित्व के समाजित होने में इड, ईगो, सुपर ईगो तीनों के संतुलन पर बल इन्होंने दिया। और ये मैंने बताया था कि इन्होंने मन की तुलना की थी, सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना आइसबर्ग से की। तो ये देखो, ये एक आइसबर्ग है जिसका 1/8 भाग चेतन है
और 7/8 भाग अचेतन है। तो जो 1/8 भाग चेतन है उसमें ईगो है, और जो 7/8 भाग अचेतन है, अधिकांश भाग जो समुद्र के अंदर रहता है वो अचेतन है। ऐसे ही हमारा मन है। हमारे मन के जो 3 पक्ष है उसमें जो अचेतन पक्ष है वो सबसे बड़ा है, और इसमें मनुष्य क्या करता है, अपनी इच्छाओं का जिन्हें पूरे करना चाहता है, लेकिन समाज स्वीकृत नियमों को विपरीत होने के कारण वो उन इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता, तो वह ऐसी इच्छाओं को दबा लेता है। इसको इन्होंने दमन कहा। तो बहुत मनुष्य अपनी बहुत सारी अनैतिक इच्छाओं को, अपनी मूल प्रवृत्तियों को, अपनी नैसर्गिक प्रवृत्तियों को अपने मन के गुप्त तहखाने में के काल कोठरी में दबा लेता है। इस काल कोठरी को उन्होंने अचेतन कहा, और ये मन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और ये जो अचेतन में दमित इच्छाएं होती हैं, ये अचेतन ही हमारे चेतन को असामान्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। यानी हम जो कर रहे हैं तो वो हमारे चेतन के द्वारा नहीं हो रहा, उसके लिए अचेतन जिम्मेदार है। इसी अचेतन के अध्ययन पर इन्होंने सबसे अधिक बल दिया। और ये क्या करते थे, लड़कियों में पाए जाने वाले हिस्टीरिया रोग का इलाज करते थे। और जब ये हिस्टीरिया रोग का इलाज करते थे तो पहले तो इन्होंने हिस्टीरिया रोग का इलाज हिप्नोटिज्म के माध्यम से किया, क्योंकि पेरिस गए थे। पेरिस में जाकर वहां इन्होंने देखा कि वहां के जो मनोचिकित्सक हैं वो हिप्नोटिज्म करके मानसिक रोगों का उपचार करते हैं। तो इन्होंने भी आकर उस विधि को अपनाया, लेकिन इन्होंने फिर हिप्नोटिज्म का धीरे धीरे हिप्नोटिज्म को कम कर दिया, और बाद में आकर इन्होंने हिप्नोटिज्म या सम्मोहन को छोड़ दिया, और ये बातचीत द्वारा थेरेपी करने लगे। इनका मानना था कि जो अचेतन में हमारी दमित इच्छाएं होती हैं, जहां पर इड कार्यरत होता है, जो नैसर्गिक इच्छा होती है, ये नैसर्गिक और दमित इच्छाएं हमें असामान्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। और अगर ये अचेतन से ये इच्छाएं, दमित इच्छाएं बाहर आ जाएंगी तो उसके बाद जो होगा, असामान्य व्यवहार धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ये क्या करते थे कि अपने मरीज को बिठाते थे और उसके साथ वार्तालाप करते थे, और धीरे धीरे कई सिटिंग के बाद मरीज अपने मन की दबी हुई इच्छाओं को बाहर निकाल देता था। और जो अपने मन की दबी हुई इच्छाओं को बाहर निकाल देता था तो वो जो असामान्य व्यवहार कर रहा होता था वो ठीक हो जाता था। इनके पास एक सब्जेक्ट था, मतलब एक मरीज थी जिसका नाम इन्होंने एना ए करके रखा था। तो जो एना ए थी, वो जो मरीज थी उसका इलाज कर रहे थे। तो जब ये उसका इलाज करते थे तो अपने हाथ में दर्द बताती थी और पानी नहीं पीती थी, पानी पीने से बहुत डरती थी। तो जब इन्होंने उसको हिप्नोटिज्म किया और उससे बातें निकलवानी शुरू की मुक्त फ्री एसोसिएशन द्वारा, तो उसने बताया कि बचपन में उनके घर कोई गेस्ट आया था और उनके पेट उनके पास था, एक बिल्ली उनके पास थी, और उस बिल्ली ने उस लड़के के गिलास में से पानी पी लिया था, जिसके बाद उसको बहुत बुरा लगा। लेकिन वो समाज स्वीकृत नियमों के कारण उसको टोक नहीं सकी, तो उसके अंदर दमित इच्छा होगी, ठीक, कि उसको टोकना चाहती थी। फिर सिगमंड फ्राइड के सामने उसने अपनी बात कही, उसके बाद उसे पानी से डर लगना खत्म हो गया, उसका हाथ भी ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ये कहते थे कि जो ऐसा मान्य व्यवहार होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं अचेतन में छिपी हुई हमारी इच्छाएं होती हैं। तो इन्होंने व्यक्तित्व संरचना के 3 घटक बताए, इड, ईगो, सुपर ईगो। मन की तुलना इन्होंने आइसबर्ग से की, और ये कहते थे कि इड, ईगो, सुपर ईगो के मध्य संतुलन होगा तो हमारा व्यवहार सुसमायोजित होगा, और इड, ईगो, सुपर ईगो के मध्य अगर संतुलन नहीं होगा तो हमारा व्यवहार कुसमायोजित होगा, असमायोजित होगा। और समायोजन की इन्होंने बहुत सारी विधियां बताई जिसको हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। और इन्होंने कहा कि 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 2 तरह की ग्रंथियां होती हैं। एक को इन्होंने ओडिपस ग्रंथि कहा और एक को इन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी इलेक्ट्रा ग्रंथि कहा। और ये जो दोनों ग्रंथियां होती हैं, ये इन्होंने मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई थी, उनका भी जिक्र अभी करेंगे हम आपके आगे। तो मनोलैंगिक विकास की जो 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी, उस अवस्थाओं में से एक होती है फैलिक, उत्तर अवस्था, 30 नंबर की फैलिक। इस अवस्था में ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये डेवलप होते हैं। अब ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो उसको हम समझेंगे। ओडिपस ग्रंथि का मतलब है कि जो पुत्र होता है वो अपने पिता के प्रति तो घृणा रखता है और माता के प्रति वो प्रेम रखता है। इसी चीज को इन्होंने कहा कि इडिपस ग्लैंड होती है। और इसी ग्रंथि की अधिकता के कारण यूनान का एक
राजा था जिसने अपनी ही मां से शादी कर ली और बाद में उसे पता चला उसने बड़ा गलत काम किया तो उसने अपनी आंखें निकालवा ली थी। तो इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या कहता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स ये कहता है पुत्र की पिता के प्रति घृणा ग्रंथि और मां के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये कहता है पुत्री की माता के प्रति घृणा ग्रंथि, पुत्री की माता के प्रति घृणा ग्रंथि और पिता के प्रति प्रेम, यानी अपोजिट सेक्स के ऊपर इन्होंने कहा ये इडिपस कॉम्प्लेक्स और ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और इन्होंने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई और इनका पूरा जो सिद्धांत था वो लिबिडो पर आधारित था। लिबिडो यानी सेक्स, मूल प्रवृत्ति पर आधारित था। ये कहते थे कि लिबिडो की कमी के कारण ही मनुष्य कुसमाजित होता है और अगर लिबिडो की कमी नहीं होगी तो मनुष्य कुसमाजित नहीं होगा। अभी डालनी है, काट दे से एक और बनेगी इसमें, फिर वो